गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गौरव है। मैंने अभी आरएस जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 12th रैंक हासिल की थी और अभी आईएएस 2020 का जो एग्ज़ाम आया है, जो रिज़ल्ट आया है, उसमें मैंने 13वां स्थान हासिल किया है। तो आज मैं ये यहाँ पे जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें जो बुक लिस्ट वगैरह और स्ट्रेटेजी वगैरह पे कम बात करके हम थोड़ा सा उसके एक अलग एस्पेक्ट पे बात करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको जनरली हम सब लोग इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बेसिक्स बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने क्या पढ़ाई की है और मेरा क्या रहा है। तो मैं गौरव राजस्थान के चूरू ज़िले का निवासी हूँ और जो मेरे फादर हैं वो एक टीचर हैं और जो मेरी मदर हैं वो हाउसवाइफ हैं। और मेरी मदर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, वो अनएजुकेटेड भी हैं। तो आपको ये आगे जाके मैं बताऊँगा कि मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ अभी। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पहली से लेके 12th क्लास तक कभी भी किसी भी क्लास को टॉप नहीं किया है। एक टॉप तो छोड़िए, मैंने किसी भी क्लास के टॉप 3 में भी नहीं आया हूँ। मतलब मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ। और मेरे यदि आप परसेंटेज भी देखोगे कि 12th में 82% है, तो इतने कोई ज़्यादा नहीं है। तो अब वो लोग यदि ऐसे सोच रहे हैं ना कि यार कि केवल मेरिट होल्डर होते हैं, सीबीएसई के टॉपर होते हैं, वही आईएएस बन सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि हमें एकदम परेशान नहीं होना। हमारे पास जो भी स्ट्रेंथ है ना उसका यूज़ करेंगे हम। तो अब एक स्पेशल है ना, मैं मेरे दोस्तों से जब बात करता था कि एक यूपीएससी है ना, एक मतलब जो अपना होता है ना भूत, उसको भेजती है अपने पास कि इस भूत को ना कैंडिडेट से लड़ाएंगे और ये इससे जीत के आ पाता है या नहीं आ पाता। तो अब देखो, अब मेरे पास मानो कि तलवार है तो मैं उसको अलग तरीके से चलाऊंगा, और किसी के पास यदि लठ है तो वो उसको अलग तरीके से चलाएगा, किसी के पास चाकू है तो उसको अलग तरीके से चलाएगा। तो कभी भी अब जैसे कोई बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही एकदम अच्छे बैकग्राउंड का स्टूडेंट आ गया, मतलब वो तलवार है, वो अलग तरीके से भूत को मारेगा। लेकिन आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड समझिए कि मैं किस तरीके का स्टूडेंट हूँ, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या कमियां हैं, यूपीएससी मेरे से क्या चाहती है, मैं किस तरीके से करूँगा। तो आप समझ लीजिए, आपके पास चाकू है, किसी टॉपर के पास तलवार होगी, आप अपने चाकू के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। तो यही है कि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे इंप्रूव करता गया। जैसे मैंने 12th के बाद मैंने आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ पे मुझे नॉलेज मिला कि किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और किस तरीके से हमें आगे जाके करियर बनाना है। फिर मैंने जैसे मास्टर्स किया सोशियोलॉजी के अंदर, फिर मैंने नेट किया, फिर मैंने आरएस के अंदर 12वां स्थान और आईएएस के अंदर अब 13वां स्थान। तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीखता गया और वो इम्प्रूव होती गई। यदि कोई बोलते हैं कि पहले का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसी से सिलेक्शन डिसाइड होता, तो मैं आज इस रेस में नहीं होता, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं ना सेलेक्ट हो गए। दूसरी बात, हम ये बोलते हैं कि हमारे परिवार में तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, या कोई भी हमें तो गाइड नहीं किया किसी ने, इस वजह से हम सिलेक्शन नहीं करवा पाए। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरी पूरी फैमिली, इवन एक्सटेंडेड फैमिली में मैं पहला एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मेरे को भी किसी प्रकार का फैमिली से किसी प्रकार का गाइडेंस नहीं मिला था। सारे रास्ते मैंने खुद से बनाए हैं, यही टॉपर्स के वीडियोस देख के बनाए हैं, किसी से पूछ के बनाए हैं। और आप ये कभी फील ना करें कि हमारे पास गाइडेंस की कमी नहीं है। गाइडेंस की कमी किसी के पास नहीं है यार। आप मुझे अपना बड़ा भाई मान लो कि मैं आपको सभी प्रकार की गाइडेंस दूंगा जिस प्रकार की भी ज़रूरत है, लेकिन इस चीज़ को आप बहाना मत बनाओ कि मैं ना तैयारी नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरी एक गलतफहमी होती है कि कौन से बच्चे आईएएस बनते हैं कि जो ना डीपीएस में पढ़े हुए हैं, सेंट मैरी में पढ़े हुए हैं, या मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चे आईएएस बनते हैं, या फिर जिनके ना मदर फादर बहुत अच्छी कोई एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, वो लोग आईएएस बनते हैं। तो अब मेरे खुद के एग्जाम्पल से देख लीजिए, मेरी मम्मी अनएजुकेटेड है, वो उन्होंने मेरे को बस ये कहा कि आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो ड्रीम लगता है, उसके लिए जम के मेहनत कीजिए। और दूसरे जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, मैं चूरू में रहता हूँ और चूरू के भी बाहर की तरफ रहता हूँ, तो हम तो ये जो नॉर्मल गांव में जिस तरीके से गाय भैंसे रखते हैं वो रखते हैं, एकदम देसी जीवन जीते हैं। उसके बाद भी तो ये एग्ज़ाम क्लियर किया है मैंने। तो आप सब लोग मेरे से ये चीज़ मोटिवेशन ले सकते हो कि जब गौरव कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मेरे अंदर एक कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी एक नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं हो। ना मेरा फैमिली एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा, ना मेरी खुद की एजुकेशन बैकग्राउंड कोई ज़्यादा अच्छा, ना हम इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब कि सुप्रीम है कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती थी करियर की। ये सब चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। आपके पास चुनौतियाँ आती रहेंगी, लेकिन वो आपको मजबूत बनाती हैं। हर कोई चुनौती आपके सामने आए तो वहाँ से आपको कुछ सीखना है, उससे घबराना नहीं है। मैं आपको एक वाक्यांश बताना चाहूँगा कि जिसमें मेरे ताऊ जी थे, वो अभी जैसे मई के अंदर एडमिट हुए थे
हॉस्पिटल के अंदर। वो 2 महीने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहे थे। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन छोड़ के मैं उन्हीं के साथ आईसीयू में रहता था और उनकी 2 जुलाई को डेथ हो गई थी। उसके बाद जब मैंने उनका पूरा जो कार्यक्रम वगैरह करते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह, उसके बाद मैं दिल्ली जब आया तो 20 जुलाई हो चुकी थी और उसके बाद 5 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था। मेरे पास केवल 15 डेज थे और मैं पिछले 3-4 महीनों से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। लेकिन या तो मैं उसका एक्सक्यूज बना लेता कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाया, ये मेरे लिए तो गलत है, किस्मत मुझे चाहती नहीं कि मैं सिलेक्शन करवाऊं। लेकिन ये चीज़ें हम अपने आप को डीमोटिवेट करने के लिए ही बोलते हैं। मैंने कहा कि ये जो 15 डेज है ना, इसको वेस्ट करेंगे, अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे, अगली बार जो होगा वो देखा जाएगा। ये 15 डेज वेस्ट करेंगे और इतना 2-3 महीनों के अंदर इतना सब कुछ आईसीयू के अंदर देख के आए हैं, तो वो एक हमारे लिए वहाँ पे हमने स्ट्रेस को जो किस तरीके से अडॉप्ट करना है वो सीखा है। तो हर नेगेटिव चीज़ से आप सोचिए कि कुछ पॉजिटिव है, एकदम मोटिवेट रहिए यार। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि यदि आपने सही मेहनत की है ना तो यूपीएससी रिवार्ड करेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको हमने गोविंद जायसवाल सर का एग्जाम्पल देखा है, जो बनारस से थे, जिनके पापा रिक्शा चलाते थे, वो आईएएस बन सकते हैं। प्रेमसुख डेलू है, लास्ट ईयर मतलब 2018 के बैच से वो आईपीएस है। उन्होंने तो सबसे पहले ग्राम सेवक का एग्जाम दिया, फिर पटवारी का एग्जाम दिया, फिर टीचर का एग्जाम दिया, फिर स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दिया, जेलर का एग्जाम दिया, आरएएस का एग्जाम दिया, फिर आईएएस तक वो आए। तो मतलब आप हर लोगों में देखोगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर आग इतनी तेज होती है कि उनका वो एजुकेशन बैकग्राउंड, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, वो कुछ मैटर ही नहीं करता। तो मैं आप सभी लोगों से यही चाहता हूँ कि आप आज एकदम इतना मोटिवेटेड फील करें कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, ये तो आपकी एक एनर्जी हो गई, ये आपका इंजन की तरह काम करेगा। अब उस इंजन को स्टीयरिंग भी देना है। ऐसा नहीं कि इंजन एकदम फुल स्पीड में दौड़ रहा है, वो कहीं पे जाके टक्कर खा जाए। स्टीयरिंग है सही गाइडेंस, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो जनरली देखो, बुक लिस्ट वगैरह सभी को पता है, क्या करना है क्या नहीं करना वो सभी को पता है। हम बात करते हैं थोड़ी सी मेंस की, कि मेंस के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, मेंस के अंदर जो सभी तरीके से बताते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होना चाहिए और ये एकदम परफेक्ट फॉर्मेट है इसका। लेकिन अब देखिए कि इंट्रोडक्शन कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। इंट्रोडक्शन के कुछ 5-7 जो टाइप से हम किसी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आप नॉर्मल समझिए कि यदि कोई व्यक्ति आया है आपके घर पे, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो अपने बारे में कोई नॉर्मल बात बोलोगे क्या? नहीं, सबसे जो क्लासी बात होती है ना, आप सबसे पहले उसको बोलोगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाया कि मेरा नाम गौरव है, मैंने जो आईएएस के अंदर 13वां स्थान हासिल किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी बेस्ट बात है। तो यही आपको आंसर में करना है कि आंसर को जब भी इंट्रोड्यूस करवाओ ना, तो उसकी आत्मा को पहली लाइन में लिख दो, तो एग्जामिनर वहीं पे फील कर लेगा कि हाँ, ये बात तो इसने सही बोल दी, यहीं पे ये खत्म हो गया। तो मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि इस बार सोलर एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा क्यों है, क्या मतलब इसकी ज़रूरत थी कि उसने ये पूछा। तो उससे जस्ट 1 महीने पहले मोदी जी ने रेवा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट था, उसका इनॉग्रेशन किया था। और उसका इनॉग्रेशन करने के बाद 3 वर्ड बोले थे। वो वर्ड न्यूज़पेपर में आए थे, मैंने वहीं से कॉपी कर लिए, प्योर, सिक्योर और श्योर। और आप पूरी सोलर एनर्जी है उसको इन 3 वर्डों के अंदर पूरा समझा सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन आगे बड़ा हो सकता है, लेकिन ये 3 वर्ड थे, उसका पूरा सार थे, उसका मर्म थे उस पूरे क्वेश्चन का। और मतलब तो मैंने जो स्टार्ट ही ये 3 वर्ड से स्टार्ट किया, श्योर और जो प्योर एंड सिक्योर। और इन 3 वर्डों को मैंने कोट किया, अंडरलाइन किया कि मैं दीज वर्ड, मतलब ये जो वर्ड्स थे वो पीएम मोदी जी ने बोले थे जब वो रेवा का जो सोलर पावर प्लांट था उसका इनॉग्रेशन। अब जो उसकी इंपॉर्टेंस थी या सब कुछ, तो एग्जामिनर पहली लाइन में ही समझ गया होगा कि इसने एकदम हिट कर दिया है क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते जाए। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन करने के कुछ 5, 7, 10 तरीके होते हैं, उसको इनोवेट कीजिए। जितना ज़्यादा आप इनोवेशन दिखाओगे, आपका उत्तर उतना ही अलग होता जाएगा और वो एकदम चिल। और इसको एक खेल की तरह सोचिए। जैसे मतलब हम देखो नॉर्मली क्रिकेट खेल देखते हैं, तो एक होता है कि एक ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन है कि आराम से स्ट्रेट ड्राइव मार रहा है, कवर ड्राइव मार रहा है, लेकिन उसको देखने में उतना मजा नहीं आता जितना ना जैसे एबी डिविलियर्स वगैरह को आता है कि वो कहीं भी शॉट मार देता है, कुछ भी इनोवेशन। तो वो इनोवेशन आपको लाइफ की हर चीज में करना है। क्वेश्चंस लिख रहे हो तो इनोवेट कीजिए कि किस तरीके से इनोवेशन। अब जैसे स्टैंडर्ड तरीके भी अपने पास रखिए। स्टैंडर्ड तरीके इसलिए क्योंकि इनोवेशन आप हर क्वेश्चन में नहीं सोच पाएंगे। तो स्टैंडर्ड तरीके कौन से होते हैं? डिफाइन कर दो उस टर्म को,
तो ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। दूसरा कि आप किसी फैक्ट डेटा से स्टार्ट कर दो, ये भी बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। या फिर आप उस टॉपिक की मतलब जो टॉपिक है उसको एक कॉम्प्रहेंसिव 2 या 3 लाइनों में उसकी पूरी सार लिख दो, ये भी एक तरीका होता है। तो ये 3 तरीके हैं, वो ट्रेडिशनल तरीके हैं, ऑर्थोडॉक्स तरीके हैं। तो इनसे ठीक है आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, ये कोई गलत तरीके नहीं है, ये अच्छा तरीका है, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं होगा कि भाई यार तूने चीज़ शानदार लिखी है। दूसरे तरीके होते हैं जो नए जो तरीके हैं, मतलब वैसे तो होने को बहुत सारे तरीके हैं, जो ये डिफाइन है इसके अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन से डिफाइन कर सकते हो। किसी थिंकर की डेफिनेशन से कर सकते हो, खुद की डेफिनेशन से कर सकते हो, लोकल पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, मतलब डिफाइन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इनोवेटिव तरीके क्या होते हैं, जैसे एक तरीका होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की चीज़ें होती है ना, उनको क्वेश्चंस के साथ आप कनेक्ट करके पूछो, बताओ उसको, तो एग्जामिनर हमेशा देखो करंट से करंट लगेगा। ये एकदम सिंपल सी बात है। एग्जामिनर कभी भी बुक, अब जो 60 इयर्स का एग्जामिनर है वो बुक जाके नहीं पढ़ के आएगा स्टैंडर्ड बुक्स, वो करंट अफेयर से टच रहता है, अपडेटेड रहता है। और हर कोई भी इंसान जो अपडेटेड रहता है ना, वो हर किसी को पसंद आता है। तो आप करंट से क्वेश्चन की स्टार्ट कीजिए, आप दिखाइए कि इस तरीके का मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी और इसलिए मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो वो उसको जरूर अप्रिशिएट करेगा। तो आपको करंट से करंट लगाना है। और दूसरा तरीका होता है लोकस एंड फोकस का, और ये बहुत ही शानदार मतलब कि इंट्रोडक्शन करने का एक तरीका है। लोकस और फोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब है कि कहाँ पे आप उस सिचुएशन को लोकेट करते हो। लोकेट का इन द सेंस कि आप जैसे कि सोलर एनर्जी की हम बात करें तो उसकी लोकेशन क्या है। सोलर एनर्जी को हम देखेंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे या इन्वायरमेंट की तरफ से भी जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में यदि हम अलग अलग पिलर्स की स्टडी करें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक एनर्जी पिलर आता है। एनर्जी के 2 पिलर हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। जो नॉन रिन्यूएबल है, जो रिन्यूएबल है उसका एक पार्ट है सोलर। तो ये हो गया उसका लोकस कि ये टॉपिक पूरे सिलेबस में जाके स्टैंड कहाँ करता है। दूसरा होता है फोकस कि उसका टारगेट क्या है, मतलब उस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसको पढ़ क्यों रहे। और वो एक अबव टारगेट नहीं होना चाहिए, उसका एक डीप पर्सपेक्टिव होता है हर चीज़ का, मतलब कि सोलर एनर्जी हम क्यों ला रहे हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है कि इंडिया के लिए बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं कि इन्वायरमेंट का है, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जैसे मैंने पहले वो 3 वर्ड बोले थे वो है। तो ये उसका क्या है, एकदम फोकस है। तो आप लोकस और फोकस को जोड़ के 2.5-3 लाइनों के अंदर यदि आप एक इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, तो वो एग्जामिनर को शानदार मजा आ जाएगा और वो भी सोचेगा हाँ बच्चे को समझ भी है कि टॉपिक था कहाँ पे, और बच्चे को ये समझ भी है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यदि आप किसी भी टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको ये पता है कि इस चीज़ की ये सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब है कि वो चीज़ कुछ शानदार है। तो इस तरीके से देखो इंट्रोड्यूस कराते ही ना, मतलब एग्जामिनर को लगना चाहिए कि स्वाद आएगा अब तो आगे आने वाले। जैसे कि ट्रेलर होता है मूवी का, तो मूवी के ट्रेलर में क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे, उनको हम क्या कि एक शॉर्ट क्लिप में डाल देते हैं ताकि उसको देखते ही मज़ा आए। तो सेम आपको वही करना है कि इंट्रोड्यूस किया, मज़ा आ जाना चाहिए, फिर आगे देखते हैं। अब आते हैं हम बॉडी की पार्ट। तो जो बॉडी है, अब उसको मज़ा तो आ गया, अब बॉडी के अंदर वो आपसे डिमांड करना चाहेगा कि कुछ कंसेप्चुअल हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि अब स्टार्ट तो आपने कर दिया कि यार मज़ा आ रहा है। अब उसको वो एक अलग लेवल पे एक्सपेक्टेशन चली गई है उसको, अब उसको इंटेलेक्चुअल मज़ा आना चाहिए। अब आप उसकी इतनी मतलब आप जो भी लिखो आंसर, उसको इतना थीमेटिक लिखो, इतना डिवीज़न करके लिखो ना कि मज़ा आ जाए। अब जैसे कि मैं जो थीमेटिक है, डिवीज़न है, इसको किस तरीके से, तो जैसे एक क्वेश्चन आया था कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोरोना मैनेजमेंट, ठीक है। तो मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसकी थीम यही थी कि कोरोना में किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया, ठीक है। अब इसको नॉर्मली लिख सकते थे कि इसमें मतलब कि अलग अलग ऐप्स बनाई हमने, फिर मतलब कि कोविड के लिए बहुत सारे वेंटिलेटर बनाए होंगे, बहुत सारे टेस्टिंग किट बनाए होंगे, ये मतलब एक आप 10-15 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। एक तो ये वे आउट है, लेकिन अब उसको अरेंज कर दो। एक हम देखें कि एक दुकान पे गए, उसमें चारों तरफ है ना किताबें बिखरी हुई पड़ी हैं, तो हम उसमें से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी तरफ है उसने एकदम लाइन से लगा रखे हैं कि ये हिस्ट्री की बुक्स हैं, ये ज्योग्राफी की हैं, तो वो चीज़ हमें पसंद आती है कि कितना सिस्टमेटिक आदमी है ये। तो यही चीज़ अपने को ना मतलब कि क्वेश्चंस के अंदर करनी है। तो सिस्टमेटिक कैसे, जैसे कि आप ऐसे कर लो, हेल्थ को 3 या 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लो। जैसे हेल्थ में एक तो प्रिवेंशन हो सकता है, तो मतलब पहले तो आप बच ही जाओ ना, कोरोना हो ही नहीं आपको, तो सबसे पहले प्रिवेंशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया। तो अब उसमें जो सिलेबस है अपना, उसको ध्यान से देखो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लिखी हुई है।
तो जैसे कि पहली टेक्नोलॉजी है स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कोरोना के प्रिवेंशन से कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जियो टैगिंग वगैरह करते हैं कि कोई कोरोना पेशेंट है वो कहीं जाए नहीं, उसको पकड़ लेंगे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट था। फिर आप देखो नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है, बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से रोल कर सकती है, आईटी एंड कम्युनिकेशन किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है। इस तरीके से एकदम डिवाइड करके कि उसको बता दो कि भाई हेल्थ के प्रिवेंशन में, कोरोना के प्रिवेंशन में टेक्नोलॉजी ने इस तरीके से रोल प्ले किया, तो बिल्कुल समझ जाएगा कि इस बंदे के या इस स्टूडेंट के कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब दूसरे में जाओ, पहला प्रिवेंशन तो आप नहीं कर पाए, अब आप बीमार हो गए। बीमार होने के बाद डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोसिस करता है। तो आपकी दूसरी हेडिंग होनी चाहिए कि डायग्नोसिस में टेक्नोलॉजी का किस तरीके से रोल है। फिर आप उसमें लिखो कि ना स्पेस टेक्नोलॉजी कुछ हेल्प कर सकती है, या बायोटेक कर सकती है, या नैनोटेक कुछ कर सकती है, या आईटी एंड कंप्यूटर कुछ कर सकते हैं, या इस तरीके से आप विचार करो, तो आपको 4-5 पॉइंट फिर मिल जाएंगे। फिर आप जब आपको डायग्नोसिस हो गया, आपको पता भी चल गया कि मुझे मतलब कि कोरोना हो चुका है, अब क्या करोगे आप? अब नेक्स्ट स्टेप होती है ट्रीटमेंट करो। आप ट्रीटमेंट में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? एक तो मतलब कि सर्जिकल होता है, एक नॉन सर्जिकल होता है। नॉन सर्जिकल के भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, लेकिन उतना तो ज़्यादा अपने को ऐसे लिखना नहीं है, अपने को तो बस छोटा सा आंसर लिखना है। ऑलरेडी हम 8-10 पॉइंट कवर कर चुके हैं। तो ट्रीटमेंट में देखो किस तरीके से वेंटिलेटर्स हम लेके आए थे, किस तरीके से मतलब मेडिसिन हमने बनाई थी, किस तरीके से हमने अलग अलग इनोवेशन किए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कुछ किया, ये सब आते हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट में। अब जब ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद आदमी क्या करेगा? रिकवर बैक। रिकवर बैक में भी फिर कुछ पॉइंट लिखिए कि किस तरीके से रिकवर बैक कर सकते हैं। तो जैसे टीवीज मतलब हमने बताया था, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए कुछ बताया, प्राणायाम के लिए बताया, योगा के टीचर्स की मतलब लोकेशंस हमने बताई। इस तरीके से ना मतलब ये भी टेक्नोलॉजी का ही एक रोल था कि किस तरीके से। फिर अब जब रिकवर कर चुके हो, अब वापस आपको नहीं होना है, तो अब वेल बीइंग, अब वेल बीइंग के ऊपर आप देखिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने वेल बीइंग के ऊपर ना रोल प्ले किया। तो ये तो हो गया हेल्थ के पर्सपेक्टिव हो गए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हेल्थ का काम किया, और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। यदि टीचर पढ़ेगा ना तो उसको स्वाद ही आएगा कि एकदम लाइन से लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो आप आ गया हो कि केवल हेल्थ से रिलेटेड नहीं सोचना। कोरोना में केवल हेल्थ ही इम्पैक्ट नहीं हुई थी, बाकी चीजें भी हुई थी, जैसे इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हुई थी। जब इस इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से उसको किया। सोसाइटी हुई थी, जैसे कि मतलब अब लोगों की जॉब चली गई थी, तो वर्क फ्रॉम होम, टेक्नोलॉजी, आईटी एंड कम्युनिकेशन। तो आप सोचिए कि अलग अलग कोरोना ने लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट को टच किया, वो जितने भी एस्पेक्ट टच हुए उनको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कितना कितना टच कर रही है। तो समझ रहे हो, एक इतनी बड़ी मतलब कि आपको तो इस पे ऐसे भी लिख सकते हो आप आराम से, लेकिन इसको सिस्टेमेटिक वे में लिखोगे ना तब आनंद आ जाएगा आपको। तो अब ये मैंने क्या बताया, पहले इंट्रोडक्शन में हमें जो भी क्वेश्चंस की सोल को सामने प्रेजेंट कर देना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि अब कुछ मजा आने वाला है। और जैसे ही वो मजे आने वाली स्टेज में आए, उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेके जाना है कि अब मैं आपको इंटेलेक्चुअली ही सेटिस्फाई करूंगा। अब जब वो इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई हो चुका है बॉडी ऑफ द जो आंसर से, अब आपको कंक्लूजन करना है। अब कंक्लूजन में आपको ना मतलब उससे लास्ट में ना मतलब कि ये बुलवा देना, वाह मजा आ गया है एकदम। तो अब इसमें क्या कीजिए, आप सबसे लंबे एक बहुत ही बढ़िया मतलब कि कंक्लूजन करने का एक तरीका होता है। ये मेरे टर्म्स हैं, तो मैं मतलब कि यूनिवर्सल टर्म नहीं है, ग्लोकल। ये ग्लोकल क्या होता है, तो ग्लोबल प्लस लोकल, इन दोनों को जोड़ के ग्लोकल कंक्लूजन होता है। तो अब ये ऐसा क्या कंक्लूजन हो, जैसे कोरोना ही है, उसको रोकना है तो क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले WHO को कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा कि इस तरीके की मतलब गाइडलाइन निकालनी पड़ेगी। और सबसे छोटा से छोटा सॉल्यूशन क्या है कि हम कोरोना के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उनको अडॉप्ट कर लें। तो मतलब जो लोकल सॉल्यूशन है वो ग्लोबल सॉल्यूशन के साथ जुड़ेगा, तब एक ग्लोबल सॉल्यूशन आएगा। और जब हम उसको 2 लाइनों के अंदर या 3 लाइनों के अंदर कंक्लूजन में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो मतलब कि वो उसको लगता है कि हाँ ये ज़मीनी हकीकत से भी जुड़ा हुआ है, और ये मतलब ऊपर से ऊपर कितना भी ऊपर है वहाँ सोच भी सकता है। तो एक तरीका होता है ये कंक्लूजन करने का, ग्लोकल तरीका। इसी तरीके से बहुत सारे और भी तरीके होते हैं कंक्लूजन करने के, कि हिट द पीक तरीका होता है। ये मतलब नाम सारे मेरे ही हैं, मतलब आप सोचोगे कि गूगल पे सर्च कर लिया तो मिल जाएगा, ये नाम मेरे हैं। तो मतलब आप, मैं समझा देता हूँ उनको एक्सप्लेन करके। हिट द पीक का मतलब है कि उस एरिया का सबसे बड़ा टारगेट क्या है। जैसे कि इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम, तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा टारगेट क्या है आज इंडियन इकोनॉमी के सामने। 2 टारगेट हो सकते हैं, एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ का है, क्योंकि अपना जो गिनी कोफिशिएंट है वो मतलब खराब होता जा रहा है, तो उसको हमें इनइक्वलिटी है
तो इनइक्वलिटी है, उसको कंट्रोल करना है। दूसरा हमारा टारगेट क्या है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करो इकोनॉमी का, तो ये जो हिट द पीक, ये जो टारगेट होते हैं, उसके साथ उस क्वेश्चन को किसी तरीके से कनेक्शन बिठा के उसके साथ ऐड कर दो। अब जब आप उसको स्टडी करो, अब जब वो एग्जामिनर उसको जाएगा, तो एग्जामिनर उस क्वेश्चन को पढ़ रहा है, लास्ट में जाके वो देखेगा कि बच्चे ने सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्ट जगाया क्वेश्चन के अंदर, फिर इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन भी दिया मुझे, एकदम शानदार एनालिसिस किया, और लास्ट में ये देश के बारे में सोच रहा है, उसका एरिया के सबसे बड़े टॉपिक के बारे में सोच रहा है। आप कहीं भी उसको फील करवा दीजिए क्वेश्चंस का लास्ट खत्म हो रहा है ना, कि मेरे से ज़्यादा देश प्रेम कोई किसी में नहीं है, तो वो आपको नंबर देगा, ज़रूर देगा। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो, माई इंडिया या फिर अवर इंडिया, या मतलब इंडिया के जो टारगेट्स हैं उसके प्रति कि इंडिया एट 75 इंडियन, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी ऑफ 5 ट्रिलियन, या फिर इंक्लूसिव और मतलब इक्विटेबल इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरीके से कुछ एकदम फील वाली चीज़ है, उसको कर देना। मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ेगा, फिर खड़ा होगा, ताली बजाएगा, फिर अगला क्वेश्चन चेक करेगा। मतलब ये अप्रोच रखिए। दो प्रकार का एटीट्यूड है। एक तो आपको क्वेश्चन आते ही ना आप सोचो ये पता नहीं यूपीएससी का क्वेश्चन आया, बड़ा टफ सा क्वेश्चन आया है, किस तरीके से लिखूंगा, उदास हो जाओगे एकदम, मतलब कि इस तरीके से नहीं। सेकंड वाली अप्रोच अपनानी है, एकदम हंसते रहना है अपने को, वाह ये क्वेश्चन आया है। अब जिस तरीके से वो जादूगर होता है ना, कभी जादूगर को देखा है कि जादूगर जादू दिखा रहा है, तो कभी उदास होकर नहीं दिखाता, एकदम फ्लो में वो अपना हंसता रहता है, खेलता रहता है, अपने उसको उस एक्ट करने में मजा आता है। तो आप आंसर राइटिंग करें तो मतलब ये सेक ऑफ ड्यूटी की फील के साथ मत करें कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरे को लिखना है, इस तरीके से नहीं। एकदम आनंद से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सोचे अब क्या दिखाऊं ऐसा, क्या मजा ही आ जाए कुछ। फिर इंटेलेक्चुअल के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप सोचो कि एक दिन में ही मैं उसको एकदम एनालिसिस करने लग जाऊं, मैं उनको एकदम सेग्रीगेट करके टॉपिक लिखने लग जाऊं, डिवाइड करके लिखने लग जाऊं, वो थोड़ा सा नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ वो आ जाएगा। और फिर कंक्लूजन्स है ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ते जाओगे ना, तो न्यूज़पेपर का जो लास्ट, किसी भी आर्टिकल में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लास्ट की कंक्लूजन जरूर पढ़ो, क्योंकि वो किस तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं अपनी। वो कंक्लूजन में क्या होता है कि आपको दिखाना पड़ता है कि मैं आगे आने वाले फ्यूचर में ना मैं इंडिया के लिए क्या कर सकता हूँ, इंडिया के क्या टारगेट है। आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है, कभी भी ना नेगेटिव एंड पे मतलब कंक्लूजन को खत्म नहीं करना, मतलब निराशावादी तो कभी नहीं होना। चाहे कितने से घटिया है ना, आपदा भी आ गई ना तो आपदा भी अवसर है, ये मान के मतलब आपको करना है। तो ये मतलब मैंने शॉर्ट में बताया कि किस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं जो मिथ है अपने यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, उसके रिलेटेड। तो देखो, पहली मिथ है कि फर्स्ट टाइम में ना एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, या फर्स्ट टाइम में जिसका एग्जाम क्लियर होता है उसके पास बेहतरीन गाइडेंस होती है, उसको सब कुछ पता होता है, सारे नोट्स मिले हुए होते हैं। तो ये बात एकदम बिल्कुल गलत है। मेरा फर्स्ट टाइम में ये क्लियर हुआ है, तो मैं आप सभी को, सबको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी का ना मतलब फर्स्ट टाइम में क्लियर हो सकता है। और फर्स्ट टाइम में आप ना मेरे से बहुत अच्छी रैंक ना आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि बीच में सबको इतनी स्ट्रगल फेस नहीं करनी पड़ेगी, किसी के लिए कंडीशंस इजी भी होंगी। तो आप ना मतलब कि एकदम खुद के ऊपर एकदम बिलीफ रखिए कि मैं ही सुपर हूँ, और मैं सुपर हूँ तो अब मेरा रिजल्ट भी एकदम सुपर डुपर आना चाहिए। तो इस मेहनत के साथ कीजिए। और ये वाली फीलिंग है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही दे लेते हैं, एग्जाम को चेक कर लेते हैं कि पता नहीं कैसा एग्जाम होता है, एक बार प्री तो निकाल के देख लेते हैं, ये नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट को आप ऐसा मानिए कि एकदम फुल फोर्स के साथ आपको दीवार के साथ भिड़ना है, और उस दीवार को एक ही बार में तोड़ना है। तो इसी साल मतलब एकदम आप अपने आप को लिमिट कर दीजिए कि यही मेरा फर्स्ट होगा, यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, पूरी एनर्जी के साथ भिड़ जाऊंगा, जो भी देखा जाएगा या तो मैं टूट जाऊंगा या यूपीएससी टूट जाएगी। इस प्रकार का एटीट्यूड होगा ना, तो आपका मतलब कि एक अलग ही एनर्जी आएगी तैयारी करने में। और दूसरा ना मतलब कि एकदम हमने जनरली ये देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सीरियस होकर स्टडीज करते हैं, एकदम मतलब सारे दिन सीरियस फेस बना के रखना, बिल्कुल एकदम सारे दिन पढ़ते रहना। बिल्कुल आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम मस्त रहो यार, हंसते खुश रहो एकदम। मतलब ये तैयारी करने आए हो आप, मतलब अपने आप को दुख देने थोड़ी ना आए हो, एकदम तैयारी कर रहे हो यार। आप देश के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खुद के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए आपको, मतलब खुशी होनी चाहिए कि मैं यार मतलब कि देश को सर्व करने का मुझे मौका मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो इस चीज़ को फील करो कि यार मैं खुश हूँ एकदम। और एकदम सीरियस जो चेहरा बनाने से या फिर सारे दिन एकदम चुप रहने से मतलब कि कोई सिलेक्शन थोड़ा ना होता है। हंसने वाले लोग भी बहुत सारे सेलेक्ट होते हैं। आराम से हंसिए, उस चीज़ को समझिए, एकदम इंजॉय करके पढ़िए ना। मतलब अब जैसे मैं तो बहुत सारी चीज़ें थी उसको एकदम मेरे एंजॉयमेंट के लिए पढ़ता था। जैसे निमोनिक्स नाम तो सुना ही होगा,
तो निमोनिक्स में क्या होता है कि हम बहुत सारी कहानियां बना लेते हैं या फिर बहुत सारे कीवर्ड्स बना लेते हैं। मैं तो ऐसी कहानियां बना लेता था कि ना रामू ने श्याम की बकरी को बेच के बाजार में मजे किए। अब मतलब उस स्टोरी को ना, मतलब राम का मतलब कुछ है, श्याम का मतलब कुछ है, बकरी का मतलब कुछ है, बाजार का मतलब कुछ हो रहा है, एंजॉय का मतलब कुछ हो रहा है, और वो किसी के उस तरह के 5 पॉइंट होंगे वो, और मैं बस इंजॉय कर रहा हूं ना कि यार रामू ने श्यामू की बकरी थी उसको बेच के बाजार में मजे किए। तो आप इंजॉय कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम सीरियस एस्पिरेंट की तरह एकदम मतलब कि कॉपी लेके बैठ गया और वो पॉइंट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 सारे दिन आंसर राइटिंग कर रहा हूँ। इस चीज़ से सिलेक्शन नहीं होता। हालांकि जो कुछ होते हैं कैंडिडेट्स उनका नेचर ही वैसा होता है तो वो उनके लिए अप्रोप्रिएट है। लेकिन जो लोग हमेशा से हंसमुख रहे हैं वो अचानक से यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आते हैं, बस अब तो दुखी मन से ना लगे रहना, ऐसा कुछ नहीं है। और जब पेपर देने जाओ ना तो भी इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे जाओ कि आज तो टीचर को मैं मजा दिला के आ जाऊंगा। ऐसे डरते हुए मत जाओ कि ये तो मेरे को आता ही नहीं है, पेपर में मैं क्या लिख के आऊंगा, गंदा सा लिख दूंगा, ऐसे नहीं। एकदम चिल होके जाओ कि आज तो टीचर को मजा आएगा। आज टीचर शाम को फोन करके पूछेगा मेरे को कि बेटा तू आया कहाँ से है, ये क्या लिख दिया तूने। इस प्रकार के एटीट्यूड के साथ है ना एकदम मस्ती से एकदम जबरदस्त तरीके से जाओ। और तीसरा एक चीज और बताना चाहूंगा कि यार हार्ड वर्क करना और स्मार्ट वर्क करना है ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी देखो आप बोलोगे स्मार्ट वर्क सारे टॉपर बोल के चले गए, आप भी वही बोल के निकल लोगे कि स्मार्ट वर्क होता क्या है। देखो स्मार्ट वर्क आप देखो पूरी प्रिपरेशन है ना उसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करो, फिर उसमें स्मार्टनेस देखेंगे हम। तो अलग अलग टुकड़ों में कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले है कि अपने पास रिसोर्सेज होने चाहिए। जो हम पढ़ने वाले हैं तो वो स्मार्ट होने चाहिए। अब पुराने स्टाइल में जैसे आपने पूरी बुक पढ़ ली उसको आप नहीं पढ़ पाओगे। अब पढ़ भी लोगे तो आपका कितना एफर्ट लगेगा। आप एकदम मतलब नए आजकल नोट्स आ रहे हैं, पिक्टोग्राफिकल मेमोरी अच्छी काम करती है, जो पिक्चर्स में आ रहे हैं, एनिमेटेड नोट्स आ रहे हैं, उनका स्टडी कीजिए। आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की हेल्प लीजिए तो उसमें आपको बहुत सारी मतलब आपको जो रिटेंशन पावर है ना वो आपकी बढ़ जाएगी। फिर दूसरा जो पढ़ने का तरीका है, अब आपने मटेरियल उठा लिया उसमें आप स्मार्टनेस दिखाइए कि किसी तरीके से डिजिटल मटेरियल हो सकता है क्या, किसी दोस्त की हेल्प ली जा सकती है क्या, किसी टीचर की हेल्प ली जा सकती है क्या, किसी कोचिंग की हेल्प ली जा सकती है क्या। तो मतलब हर जगह से आप एकदम चूजी बन जाइए कि मैं ये टॉपिक यहाँ से उठा लूंगा, ये टॉपिक यहाँ से उठा लूंगा। आपको जहाँ भी कुछ अच्छा पॉइंट लिखे उसको झट से मोबाइल के अंदर नोट कर लीजिए। आज मेरे खुद के मोबाइल के अंदर कम से कम आपको हजारों टॉपिक्स मिलेंगे। मैं जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज जहां से भी मिलती है उसको वहीं से पिकअप कर लेता हूं। तो ये आपकी स्मार्टनेस आपको दिखानी है। फिर आप स्टडी में आए तो स्टडी के अंदर एक तो तरीका होता है बस पढ़ रहे हैं। अरे उस स्टडी के बहुत सारे तरीके होते हैं याद करने के। निमोनिक्स का यूज कीजिए, एसोसिएशन डिसोसिएशन मेथड का यूज कीजिए, और भी बहुत सारे जैसे मेथड होते हैं। छोटे नोट्स बना लीजिए या पॉकेट नोट्स बना लीजिए, चिट्स बना लीजिए, हाथों पे लिख लीजिए या कुछ भी। मतलब एक पागलपन सा दिखना चाहिए तैयारी के अंदर। मतलब हर चीज के अंदर एकदम स्मार्टनेस। मतलब आप कहीं भी कुछ भी जा रहे हो, आप अपने हाथ के ऊपर कुछ लिख लिया, दिन में 1-2 बार तो हाथ को देख लोगे तो अपने आप ही बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप ना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, इनके साथ चीजों को एसोसिएट करके याद कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आप जो स्मार्टनेस है ना अपने तरीकों में दिखाओगे ना तो आएगा। फिर आप जब अगली स्टेज आती है स्मार्टनेस होती है इमोशनल कंट्रोल पे। किस तरीके से आपको दिखाना है, फालतू में किसी से नहीं लड़ना। किसी ने बोला कि भाई तेरी तो तैयारी कोई काम की नहीं है, तू तो सिलेक्ट ही नहीं होगा। बोले कोई नहीं, चिल, बढ़िया है, मैं सेलेक्ट होऊंगा तो तुझे ही सबसे पहले ये फील होगा कि ये कैसे हो गया। तो ये एक स्मार्टनेस यहाँ भी है कि मतलब किसी ने आपको नेगेटिव थॉट बोला तो बस कि चिल, कोई नहीं, रिजल्ट आएगा उसी दिन बात करेंगे। और किसी ने आपको चढ़ा दिया कि नहीं भाई तू ही है, बस तू रूप खान, बस तू ही आग लगाएगा, तो भी ऐसे नहीं कि एकदम मतलब फूल गए कि बस मैं तो मैं ही हूँ, मैं हूँ और तो कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। तो वो भी फील नहीं आनी चाहिए। तो 2 चीजें देखो एक साथ मेंटेन करना बड़ा टिपिकल है, लेकिन इन दोनों को ना एक साथ मेंटेन करना है। पहला तो हंगर, दूसरा कॉन्फिडेंस। हंगर रहनी चाहिए, जहां भी गए कोई भी इंसान आपको मिला ना उससे कुछ ना कुछ जरूर चीज सीख के आनी है। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक गया था गांव में, तो वहाँ पे एक 60-70 साल के बुजुर्ग बैठे थे। मैं उनके साथ बात कर रहा था कि मैं ऐसे नॉर्मल बातें कर रहा था। तो उनके साथ बात करते हुए मुझे उनकी एक फैक्ट बताया उन्होंने कि जो हरियाणा पंजाब में जो ट्रैक्टर हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, राजस्थान के जो ट्रैक्टर हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। तो मुझे ये मतलब लगा कि यार ऐसा क्यों है। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों। फिर उन्होंने बताया कि जो मिट्टी है वहाँ की जो पंजाब की, उसमें बहुत ही सिल्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो इंजन्स के अंदर चली जाती है। राजस्थान की मिट्टी के अंदर सैंडी पार्टिकल्स ज़्यादा है,
तो वो इंजन के अंदर जा नहीं पाती। इसकी वजह से राजस्थान के जो ट्रैक्टर्स हैं वो लंबे टाइम के लिए परफॉर्म करते हैं, वहीं पे पंजाब और हरियाणा के ट्रैक्टर हैं वो कम टाइम पे परफॉर्म करते हैं। अब ये फैक्ट आपको एकदम ऐसे लग रहा होगा कि ठीक है इसकी एग्जाम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर मैंने देखा कि राजस्थान बाकी चीज़ों में जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, बाकी चीज़ों में क्या परफॉर्म कर रहा है, और जो जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से राजस्थान को पीछे ले रहे हैं, या फिर मैंने सोचा कि किस तरीके से, मतलब मैंने एसोसिएट करने की कोशिश की कि जियोग्राफिकल फैक्टर सैंड एक जो सोइल है वो किस तरीके से हर चीज़ को इम्पैक्ट कर सकती है। तो अब ये यदि कोई क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, मैं ये इस फैक्ट को कहीं पे यूटिलाइज करूंगा ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ आदमी है। आप क्या कर सकते हो, आप एक आंसर लिख रहे हो ना, उसके अंदर आप वे स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है ना, वो यहीं से दिखा सकते हो कि ना, मतलब आप ज़मीनी हकीकत भी दिखा दो, बुक का कंसेप्चुअल नॉलेज भी दिखा दो, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे बढ़िया जो रूरल स्टूडेंट है उनके लिए मैं यही बात बोलना चाहूँगा, ये आपके लिए एकदम एडेड एडवांटेज है, क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का भी पता है और बुक का नॉलेज तो आप कभी भी पढ़ सकते हो। और जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखी है उनके क्वेश्चंस में केवल क्या झलकेगा कि एक बुकिश नॉलेज है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। तो बस अब लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं कि एकदम कॉन्फिडेंस है ये कि मैं ही हूँ एकदम और मैं कुछ कर सकता हूँ। अब देखो, कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और ईगो होता है केवल मैं ही कर सकता हूँ। केवल आप नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर सकता हूँ। और बाकी देखो, मार्केट के अंदर बोलेंगे कि IIT वाले आ गए, IIM वाले आ गए, एम्स वाले आ गए, इसका बैकग्राउंड अच्छा था, वो आ गया, ये आ गया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मतलब आपको लड़ना ही है। और जब कोई आदमी जंग लड़ने जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि सामने से कौन आ रहा है, उसके पास क्या है। जैसे मतलब बहुत सारे हम भी जैसे स्वदेशी आंदोलन पढ़ते थे, उसका एक इम्पोर्टेंट कारण भी तो यही था कि मतलब हमने देखा छोटे छोटे देशों ने बड़े बड़े देशों को कैसे हराया था। जैसे कि जापान ने रसिया को हरा दिया था, उस टाइम पे इथोपिया ने इटली को हरा दिया था। तो सुपर पावर को छोटे छोटे देशों ने भी तो हराया था। हम वो चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको फील भी करो कि हमारे पास जो भी है उसको एकदम स्मार्ट तरीके से करेंगे। और देखो, रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड बच्चा है ये, मैं बिल्कुल नहीं मानता गॉड गिफ्टेड बच्चे को किसी को। क्यों? क्योंकि यार अच्छी स्कूल में पढ़ा, उनको जो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना उनको पहले से आ रहा था, और वो पहली क्लास से उनको स्मार्ट वर्क करना आ गया। सबकॉन्शियसली उनके माइंड के अंदर सेट हो गया कि इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, और वो फिर हमें आगे आके बच्चा लगने लगता है कि गॉड गिफ्टेड है। और हम हमेशा कभी स्मार्ट वर्क पे ध्यान नहीं देते, हार्ड वर्क करते हैं, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो अब किसी का पहले का रिजल्ट बेकार है तो 1% भी ना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। आपके पास तो सबसे बड़ी ना प्रेरणा यही होनी चाहिए कि मैंने पहले हार्ड वर्क किया था, अब स्मार्ट वर्क करूंगा, रिजल्ट आएगा। और इस चीज़ से पता नहीं कितने लोग मोटिवेट होंगे। आपसे बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट हो सकते हैं कि मैंने जब किया है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता। तो मैं इसी नोट के साथ ये सेशन है उसको कंप्लीट करना चाहूँगा कि आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, और मतलब कि हिला के रख देंगे ये वाला। और जो मांझी मूवी का डायलॉग है ना, जब तक ना तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, उतना एकदम कंसिस्टेंसी और एकदम मतलब लगन चाहिए। और जब ये जिद और जुनून होती है ना, तो वो जीत के अंदर जरूर बदलती है। और हमारे पास है क्या, तो जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए, कमेंट्स आए, तो उसमें से एक था कि सर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, हमारी अच्छी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या तैयारी नहीं कर सकते। एक चीज़ है, वो है जिद। और जिस इंसान के पास जिद है ना, उसने जीवन में सब कुछ अचीव किया ही है। लेकिन वो जिद में आप कि जिद की जगह क्या ढूंढना स्टार्ट करते हो, अपने अंदर बहाने ढूंढना स्टार्ट करते हो, अपने अंदर कमियां ढूंढना स्टार्ट करते हो। तो उनको आप छोड़ दो 1-2 साल के लिए, अब अपने अंदर एक जिद ढूंढ लो कि मेरे को UPSC एग्जाम निकालना है। और फिर जैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि स्टडी मटेरियल नहीं था, हिंदी मीडियम की दिक्कत है, ये इन चीज़ों को एक बार साइड में रख दो। और जैसे एक डायलॉग है ना कि जब मंजिल पे नज़र है तो रास्ते अपने आप ही मिल जाएंगे। तो आप मंजिल पे नज़र रखिए कि ये मुझे टॉप रैंक लानी है, मुझे टॉप 20 में आना है, टॉप 50 में आना है, इस तरीके का एकदम नज़र रखिए, आपके रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे। और बाकी ना बहुत सारी कोचिंग्स हैं आपको गाइड करने के लिए, जिनसे भी जैसा सपोर्ट चाहिए। और कौन सी कोचिंग ऐसी है कि जिसमें आप जाके पूछोगे कि मेरे को इस तरीके से पढ़ना बताओ, और वो आपको मना कर देगा। कोई भी कोचिंग मना नहीं कर सकती। आपको जाओ, उनसे बोलो कि मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, आप इस चीज़ को मेरे को पढ़ा सकते हो क्या, मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। यदि वो होंगे तो पढ़ा देंगे, यदि नहीं पढ़ाएंगे तो आपको गाइड जरूर कर देंगे कि इस जगह से पढ़ना है।
बाकी टॉपर्स के वीडियोस देख लीजिए, बाकी उनके खूब सारे चैनल्स होते हैं उन पे जाइए, या बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं वहाँ से स्टडी कर लीजिए। लेकिन कभी भी रिसोर्सेज को ना अपना बहाना मत बनाइए, अपनी जिद रखिए। और अब आने वाले टाइम में आप जब अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।